ओके, चलिए। तो थोड़े से बदलाव आपको पोर्टफोलियो में करने पड़ेंगे। स्मॉल कैप फंड्स में एक्सपोजर बढ़ाइए। एक्सेस स्मॉल कैप आपके पोर्टफोलियो में है ही, उसमें आप इंक्रीज कर सकते हैं एलोकेशन, और 5500 के आसपास के एसआईपी करेंगे तो अपने गोल को हासिल कर लेंगे। अपने इन्वेस्टमेंट्स को डेफिनेटली इंक्रीज कीजिए। बाकी पोर्टफोलियो पर तो राय दी ही गई है। अजय और हैं हमारे साथ, इन्होंने भी ईमेल के थ्रू सवाल भेजा है। 52 ईयर्स इनकी एज है और इनकी जो मौजूदा एसआईपी है वो 17,000 के आसपास की है। पोर्टफोलियो की वैल्यू है 13 लाख रुपए और 2030 तक 60 लाख का इनका टारगेट है। यानी 2030 तो यानी अब से 8 साल बाद ये 60 लाख का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। फंड्स इनके पास हैं एचडीएफसी टॉप 100, एचडीएफसी का हाइब्रिड इक्विटी, एसबीआई का ब्लू चिप, मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप, यूटीआई फ्लेक्सी कैप और क्वांट स्मॉल कैप इनके पास है। 2000 to 3000 ये ईच फंड में डाल रहे हैं। तो बताइए, फिलहाल एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की वैल्यू 13 लाख, 17,000 की एसआईपी, 60 लाख का टारगेट अब से 8 साल बाद। फंड्स का चुनाव कैसा है, क्या सजेशंस हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर क्योंकि पहले से ही 13 लाख रुपए इकट्ठा कर चुके हैं और अभी भी जो एसआईपी कर रहे हैं उसके हिसाब से ये मुमकिन लगता है कि 60 लाख रुपीज इकट्ठा हो पाएंगे। लेकिन थोड़े से बदलाव की मैं थोड़ा सलाह दूंगा, क्योंकि यहाँ पर लार्ज कैप में 2 फंड हैं, एचडीएफसी टॉप 100 और साथ ही एसबीआई ब्लू चिप फंड। तो मेरी सलाह होगी कि एक लार्ज कैप को यहाँ पर ये बंद कर सकते हैं, उसकी जगह पर क्योंकि पोर्टफोलियो में मिड कैप मिसिंग है तो एक मिड कैप फंड यदि ऐड करें तो बेहतर होगा। क्वांट मिड कैप फंड लेने की मैं सलाह दूंगा, उसे ये ऐड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा बदलाव है। और बाकी वैसे क्योंकि हम यहाँ पर जो कैलकुलेशन करते हैं वो एक, अगर मैं स्पेशली अपनी बात करूं तो 12% का सीएजीआर लेकर मैं कैलकुलेट करता हूं इक्विटी में। लेकिन समय के साथ में यदि हो सके, आप पॉसिबल हो तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहना चाहिए ताकि रिटर्न थोड़े कम भी हो तो भी आपको गोल अचीव करने में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो यानी आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें थोड़े से बदलाव यहाँ पर सजेस्ट किए गए हैं। क्वांट मिड कैप फंड आप ले सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। आपके पोर्टफोलियो में 2 लार्ज कैप है, एक ही लार्ज कैप रखिए, एक लार्ज कैप से आप निकल जाइए। तो एक मिड कैप फंड, एक लार्ज कैप फंड, इस तरीके का डाइवर्सिफिकेशन होना जरूरी है। और तो थोड़े थोड़े बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं और इन्वेस्टेड रह सकते हैं आप अपने इस बाकी पोर्टफोलियो में, लेकिन फंड चॉइसेस के हिसाब से थोड़े चेंजेस आपको सुझाए गए हैं। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज लेंगे, पंकज जी की से राय भी लेंगे और बताएंगे उनके टॉप 4 फंड्स भी, एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारे साथ पंकज मटवाल मौजूद हैं जो आपके सवालों पर अपनी राय दे रहे हैं। और अगला सवाल हमें ईमेल के थ्रू भेजा है अनूप कुमार ने। पंकज जी, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं किन फंड्स के साथ शुरुआत करें और किस तरीके का पोर्टफोलियो ये बनाए। 2-3 फंड्स इन्होंने अपने लिए सेलेक्ट भी किए हैं, जिसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का कोई फंड लेना चाहते हैं और एक एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड। इनफैक्ट ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाकी व्यूअर्स भी जो हमारे देख रहे होंगे उनको भी मदद मिलेगी पोर्टफोलियो क्रिएशन में। तो अगर कोई बिगनर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्रिएट करता है तो वो किन बातों का ख्याल रखे, किस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन करे, कौन कौन सी कैटेगरीज इनिशियली चुने और क्या स्ट्रैटेजी रखे? बिल्कुल दीपाली, देखिए यहाँ पे जो फंड्स के नाम बताएं, बल्कि ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मतलब फंड हाउस का नाम है, स्कीम कौन सी है, कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसकी जानकारी नहीं है। इसी तरह से एचडीएफसी कॉन्ट्रा कोई फंड नहीं है। हाँ, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड जरूर है और वहां पर अगर निवेश किया हुआ है तो कर ठीक है, और अगर सिलेक्ट की हुई है। लेकिन जैसा आपने कहा कि कैसे चुनाव करना चाहिए, दीपाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, किसी भी इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत करने से पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स तय करने चाहिए। इससे मालूम चल जाता है कि आपके पास कितना समय है उन गोल्स को अचीव करने के लिए और वो गोल किस तरह के हैं। क्योंकि अगर लंबा समय है तब आप इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत लंबा समय है तो उसमें आप स्मॉल कैप में एक्सपोजर ज्यादा ले सकते हैं। यदि शॉर्ट टर्म है तो फिर ऐसे में आपको डेट फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इसके लिए गोल तय करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सही स्कीम्स का चुनाव आप कर पाएंगे। साथ ही इन्वेस्टर का जो रिस्क एपेटाइट है उसको भी समझना जरूरी है, क्योंकि कई बार चाहे समय बहुत लंबा हो लेकिन निवेशक घबरा जाते हैं बहुत जल्दी। तो ऐसे निवेशकों को फिर ऐसी स्कीम्स में जहां पर वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है वहां पर निवेश कम करना चाहिए। अदरवाइज होता यह है कि वो शुरुआत तो कर देते हैं लेकिन बहुत ही जल्दी बंद भी कर देते हैं। तो इसके लिए गोल तय करना, अपने रिस्क एपेटाइट को समझना और ऑब्जेक्टिव क्या है इन्वेस्टमेंट का उसको जानना, ये बहुत ही जरूरी है। अब आते हैं अनूप कुमार का जो सवाल है कि शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो मेरी सलाह यह है कि यदि लंबे समय की आप बात कर रहे हैं तो फिर आपको डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में निवेश
अधिक करना चाहिए। आप साथ में जो भी दूसरी स्कीम्स हैं, चाहे वो पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स हो या फिर डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हो, उनको भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर वेल्थ क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपको इक्विटी फंड्स में निवेश करना चाहिए। तो यहां पर जैसे कि लार्ज एंड मिड कैप फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड, उसकी मैं सलाह दूंगा। ये एक अच्छा फंड है जिसमें लार्ज कैप और मिड कैप दोनों एक फंड में आपको मिल जाते हैं। साथ ही एक फ्लेक्सी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड यानी कि ऐसा फंड जो कि वेल डाइवर्सिफाइड है और जहां पर फ्लेक्सिबिलिटी है फंड मैनेजर के पास कि लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में किस तरह से एलोकेट करना है। तो क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड इस कैटेगरी में एक अच्छा फंड होगा। और साथ ही एक मिड कैप फंड भी होना चाहिए लंबे समय के लिए, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 फंड, इसकी मैं सलाह दूंगा। और साथ ही एक फंड होगा कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, ये स्मॉल कैप कैटेगरी का एक अच्छा फंड है। तो इन फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं। और एसबीआई कॉन्ट्रा, क्योंकि आपने अपने आप सेलेक्ट किया हुआ है, तो भी एक अच्छा फंड है, कॉन्ट्रा स्टाइल है, उसको भी कंसिडर किया जा सकता है। ओके अच्छा, एक चीज और बताइए। इनफैक्ट पंकज जी ने तो काफी डिटेल में चीजें बता दी हैं आपको कि किस तरीके का डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। स्मॉल कैप में भी आपको चॉइसेस बता दी हैं, मिड कैप में भी 2-3 नाम लिए हैं। आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप तो है ही, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड आप चुन सकते हैं, कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप चुन सकते हैं। लेकिन पंकज जी एक चीज और क्विकली, अगले कॉलर पर बढ़े उससे पहले, अगर कोई बिगनर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्रिएट करता है, आपने बताया डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, लेकिन एक चीज और, जब आप लॉन्ग टर्म विजन लेकर चलते हैं तो कितने टाइम बाद पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए, कब लुक बैक करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो पर कि कुछ बदलाव की जरूरत है फंड परफॉर्मेंसेस के बेसिस पर या नहीं? बिल्कुल, एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डेली तो अपने पोर्टफोलियो देखें ही ना आप, तो कई बार स्टॉक्स की तरह म्यूचुअल फंड की एनएवी को भी इन्वेस्टर्स देखते रहते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन एवरी 6 मंथ में एक बार पोर्टफोलियो का रिव्यू करना सही है। लेकिन रिव्यू करने का मतलब ये भी नहीं है कि आपको वहां पर चेंजेस करने हैं, लेकिन ध्यान रखिए, और साल में एक बार आपको ऐसा लगता है कि फंड की परफॉर्मेंस बिल्कुल सुधर नहीं रही है या फंड मैनेजर चेंज हो गए हैं, जिसकी वजह से आप वो जो उम्मीद आप करके चल रहे थे वो नहीं पूरी हो पाएगी या नहीं हो पा रही है, कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं, या फिर आपके अपनी इनकम और एक्सपेंसेस के हिसाब से आपको बदलाव करने की जरूरत पड़ रही है, तो तब आपको कुछ डिसीजन लेने चाहिए। तो 6 मंथ में एक बार रिव्यू जरूर करना चाहिए, और बहुत ज्यादा जरूरत ना हो बदलाव की तो साल में एक बार ही आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो भी चेंजेस कर रहे हैं वहां पर आप करें। ओके चलिए, तो इन बातों का ख्याल रखिए और अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कीजिए। ना ही सिर्फ ये अनूप कुमार के लिए सलाह थी, बाकी उन तमाम व्यूअर्स के लिए जो क्रिएट करना चाहते हैं पोर्टफोलियो। चलिए अगला सवाल लेंगे। अंकित ने सवाल भेजा है, फोन लाइन पर है हमारे साथ। अंकित नमस्कार, बताइए अपना क्वेश्चन। इनफैक्ट माफ कीजिए, अंकित फोन लाइन पर नहीं है, उन्होंने एसएमएस के थ्रू डिटेल्स हमें भेजी, उनसे बातचीत नहीं हो पा रही, लेकिन डिटेल्स के बेसिस पे सवाल ले लेते हैं। फिलहाल जो उनका पोर्टफोलियो है उसमें 20,000 की एसआईपी उनकी चालू है, और फिलहाल एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की वैल्यू है 5.8 लाख रुपीस। 32 साल में 30 करोड़ का टारगेट है, तो टारगेट तो इनका काफी अग्रेसिव है। ये 3 करोड़ में हो सकता है, बट 30 करोड़ मान के चलते हैं। चलिए उसी हिसाब से इनको राय देते हैं, बातचीत हो पाती तो क्लैरिटी मिलती। क्या